हेलो, हाय गाइस। चलो हम शुरू करते हैं लाट 12। तो ये वाला जो सेट है ये काफ़ी ज़्यादा आसान है, और हर सेट को जैसे कि मैं शुरू करता हूँ उसका डेटा एक्सप्लेन करने के साथ में, तो इसका डेटा ज़्यादा मुश्किल है नहीं। आप सभी लोगों को पता होगा कि बीच में सोनी टीवी के ऊपर एक प्रोग्राम आया करता था, शार्क टैंक। तो उसी के ऊपर ये बेस्ड है, और इसका जो ऊपर वाला जो फर्स्ट वाला जो पैराग्राफ है काफ़ी आसान है, ये सभी को समझ में आ गया होगा। ये वाला सेट उन सेट्स का एग्जाम्पल है जो कि दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा टफ लगते हैं, बाकी होते आसान है। ठीक है, और जैसा कि मैंने कहा था कि इजी या टफ वाला क्वेश्चन अभी है ही नहीं, हम लोग हर टाइप का सेट करने की प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले इसने क्या कर रखा है, 6 क्लू दे रखे हैं। तो पहला वाला क्लू क्या है, S4 ने कितना इन्वेस्ट किया, 6 करोड़ इन ऑल। ये वाला मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। S4 ने कितना इन्वेस्ट किया, 6 करोड़। ठीक है, इसके बाद में क्या बोल रहा है, विच इंक्लूड्स द प्रपोजल ऑफ C1 C5 एंड C6। तो इसने किस किस के प्रपोजल के अंदर इन्वेस्ट किया, C1 C5 और C6। C1 C5 और C6। ठीक है, अच्छा, इसने ऊपर के पैराग्राफ में बोला हुआ है कि हर एक इन्वेस्टमेंट, ये यहाँ पर इस जगह पर, कि हर एक जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने का है, 1 करोड़ का है। ठीक है, तो ये तो 3 ही करोड़ हुए। तो देखो इसका जवाब सुनो, जो इंक्लूड करता है वो किस किस को इंक्लूड करता है, C1 C5 और C6 को। इसके बाद में बोलता है S5, और S5 किससे, बैंकिंग सेक्टर से। तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड डेटा इसने दे रखा है सीधा सीधा हमें, तो इसको लिख लो, बैंकिंग से है ये। इन्वेस्ट 5 करोड़ इन ऑल। तो ये कितना इन्वेस्ट करता है, टोटल 5 करोड़। तो देखो पहले क्लो को मैं कम्प्लीटली यूज़ कर चुका है, इसके ऊपर टिक लगा सकते हैं हम, इसको दोबारा देखने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, और S5 ने जो इन्वेस्टमेंट किया वो किस किस के अंदर किया, C3 और C9 के अंदर। तो इसके ऊपर भी टिक लगा लो, C3 और C9 के अंदर। ठीक है, ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद में क्लू नंबर 2, ऑल द शार्क्स रिजेक्टेड द प्रपोजल प्रेजेंटेड बाय C2 C4 C7 C10 एंड C11। तो C2 को सभी ने रिजेक्ट किया। ठीक है, तो इसके बाद में C4 को भी सभी ने रिजेक्ट किया है, C7 को भी सभी ने रिजेक्ट किया है, C10 को, और C11 को। ठीक है, चलो, वेयर एज ऑल द शार्क्स, क्लू नंबर सेकंड का है, आगे वाला पार्ट पढ़ रहा हूँ। वेयर एज ऑल द शार्क्स इन्वेस्टेड इन द प्रपोजल प्रेजेंटेड बाय C8। और C8 के अंदर सभी ने इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो दूसरा वाला क्लू भी हमारा कंप्लीट हो गया, इसके ऊपर भी राइट का निशान हम लगा सकते हैं। अच्छा, थर्ड वाला क्लू क्या है, H2 हु इज़ फ्रॉम एग्रीकल्चर। तो H2 कहाँ से, एग्रीकल्चर सेक्टर से। तो यहाँ पर ये भी मेंशन कर लेते हैं, एग्रीकल्चर। ठीक है, इन्वेस्टेड ए टोटल ऑफ 4 करोड़। तो H2 ने टोटल कितना इन्वेस्ट किया, 4 करोड़। बट नॉट इन द प्रपोजल ऑफ C9। पर इसने C9 के प्रपोजल के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा। शार्क 3 हु इज़ नाइदर फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर ब्यूटी सेक्टर। तो देखो एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर टोटल कितने सेक्टर है, इंफ्रा, ब्यूटी, एग्रीकल्चर, बैंकिंग और IT। तो S3 के लिए कौन सी एक चॉइस बची, क्योंकि ये मना कर रहा है कि S3 कहाँ से नहीं है, इंफ्रा से भी नहीं है और ब्यूटी सेक्टर से भी नहीं है। एग्रीकल्चर और बैंकिंग सेक्टर से हो नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी H2 एग्रीकल्चर से और S5 एग्रीकल्चर से है। तो S3 के लिए केवल एक ही चॉइस बचती है, और वो बचती है IT कंपनी या IT सेक्टर। तो S3 कहाँ से है, IT से। ठीक है, इस वाले क्लू का हो गया काम। S3 इन्वेस्ट इन, देखो मैं इस पूरे को बाईपास करके यहाँ से पढ़ रहा हूँ। S3 इन्वेस्ट इन द प्रपोजल ऑफ C3 एंड C9। तो S3 किस किस के प्रपोजल के अंदर इन्वेस्ट करता है, एक तो C3 के अंदर इन्वेस्ट करता है और एक C9 के अंदर इन्वेस्ट करता है। ठीक है, C3 के अंदर इन्वेस्टमेंट है इसका, और एक C9 के अंदर इन्वेस्टमेंट है इसका। बट डज नॉट इन्वेस्ट इन द प्रपोजल ऑफ C6 एंड C12।
पर C6 और C12 के प्रपोजल में इन्वेस्ट नहीं करता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद में क्लू नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया, इसको भी हम कम्प्लीटली यूज़ कर चुके हैं। तो देखो अभी तक ये सेट आपको ज़्यादा टफ लग नहीं रहा होगा, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लू है जिनको कि हम डायरेक्टली फिल कर सकते हैं टेबल के अंदर। क्लू नंबर 4, S1 डज नॉट इन्वेस्ट इन द प्रपोजल ऑफ C5 एंड C9। S1 कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करता, C5 में भी इन्वेस्ट नहीं करता और C9 में भी इन्वेस्ट नहीं करता। ठीक है, द प्लान प्रेजेंटेड बाय C1 इज अप्रूव्ड ओनली बाय शार्क फ्रॉम ब्यूटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स। ठीक है, तो C1 का जो प्लान था वो किस किस ने अप्रूव किया, ब्यूटी और इंफ्रास्ट्रक्चर वालों ने अप्रूव किया। यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा काम का वर्ड है जहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ओनली। ठीक है, अच्छा कितने सेक्टर थे हमारे पास में, 5 कौन कौन से थे, एग्रीकल्चर, आईटी, बैंकिंग, जो तीनों लिखे हुए हैं। इसके अलावा बच कौन कौन से जाते हैं, ब्यूटी और इंफ्रा। तो देखो ये जो 2 लोग बचे, ये 2 लोग कहाँ कहाँ से हो सकते हैं, अगर ये ब्यूटी से है तो फिर ये इंफ्रा से है, और अगर ये ब्यूटी से है और ये इंफ्रा से है। अच्छा दोनों में से कौन कहाँ से होगा ये अभी तो हम पता नहीं लगा सकते, देखते हैं आगे अगर कोई डेटा गिवन होगा तो उससे कोशिश करेंगे। तो ये कह रहा है C1 के प्रपोजल के अंदर किस किस ने इन्वेस्ट किया था, ओनली लगा रखा है, इसका मतलब एग्रीकल्चर, आईटी और बैंकिंग सेक्टर वालों ने तो कम से कम इन्वेस्ट नहीं किया था इसके अंदर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा। तो ये बोल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर वालों ने और ब्यूटी सेक्टर वालों ने ही इन्वेस्ट किया था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्यूटी सेक्टर वाले कौन कौन है, इन एनी ऑर्डर, S1 और S4। तो S1 में भी एक टिक आ जाएगा। ठीक है, ये वाला क्लू भी मैं यूज़ कर चुका। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं क्लू नंबर 5। तो क्लू नंबर 5 क्या बोल रहा है, 4 शार्क्स इन्वेस्टेड इन द प्रपोजल प्रेजेंटेड बाय C5 एंड C12। तो C5 और C12 कहाँ पर है, तो देखो ये रहे। तो यहाँ पर कितने शार्क ने इन्वेस्ट किया, 4 शार्क्स ने, यानी कि जो पूरा कॉलम है यहाँ पर कितने टिक आने चाहिए, 4 टिक आने चाहिए दोनों कॉलम में। अब एक क्रॉस ऑलरेडी आ चुका है और 5 ही बॉक्सेस हैं यहाँ पर, तो फिर बाकी के सारे बचे हुए बॉक्सेस में C5 और C12 में क्या आ जाएगा, टिक आ जाएगा। ब्लू कलर का यूज़ करेंगे। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग, ये बोल रहा है वेयर एज 3 शार्क्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस प्लान ऑफ C6 एंड C9 आउट ऑफ विच ओनली 1 इन्वेस्टर इज कॉमन। तो C6 और C9 के अंदर कितने शार्क्स ने इन्वेस्ट किया, तो मतलब कितने टिक आने चाहिए, इसके अंदर भी 3 आने चाहिए और इसके अंदर भी 3 आने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बॉक्सेस खाली हैं क्या अभी इसके अंदर। तो देखो एक बात यहाँ पर कि C9 के अंदर तो एक ही बॉक्स खाली है और C9 के कितने इन्वेस्टर होने चाहिए, 3। तो C9 का टिक तो देखो मैं लगा सकता हूँ यहाँ से, ये मुझे लगा दिया। ठीक है, इधर से ध्यान से देखो। अब जो S5 है, S5 ने कितने करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 5 करोड़ का, और हर एक इन्वेस्टमेंट कितने करोड़ का था, 1 करोड़ का। तो S5 की जो रो है उसमें 5 टिक पूरे हो चुके हैं, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, आखिरी वाले कॉलम में कितना आ जाएगा, क्रॉस। अच्छा C6 के भी कितने टिक आने हैं हमारे पास में, 3। तो 2 ही बॉक्सेस खाली बचे, तो फिर इन दोनों में क्या आ जाएगा, इन दोनों में आ जाएगा टिक। मैं बार बार मैं रेड कलर का यूज़ कर रहा हूँ, टिक हमें ब्लू कलर से लगाना है। ठीक है, चलो। तो ये कह रहा है, देखो इसने एक क्लू दे रखा है जो जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये क्लू क्या बोल रहा है कि एक इन्वेस्टर कॉमन है C6 और C9 का। तो इस वाली बात को भी चेक कर लो कि कहीं हमारे टेबल गलत तो नहीं है, सही गलत टेबल बनी है, इसको चेक करने में यूज़ कर सकते हैं। तो देखो एक ही इन्वेस्टर कॉमन आ रहा है C6 और C9 का, वो आ रहा है S4। ठीक है, ये वाला क्लू भी मैं कम्प्लीटली यूज़ कर चुका। इसके बाद में आता है आखिरी, टोटल इन्वेस्टमेंट इन प्रपोजल्स ऑफ C8 एंड C12 वॉज फॉर इक्विटीज़ ऑफ 10% एंड 2% रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो देखो इसका क्या मतलब हुआ, जो टोटल इन्वेस्टमेंट था, जैसे C8 के अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था, मैं हाईलाइट करके बताता हूँ आपको। इसके अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट था 1 2 3 4 5 करोड़ का। ठीक है, इसके बदले में इसने कितनी इक्विटी दी है, तो इक्विटी को मैं कौन से कलर में लिखता हूँ, मैं ब्लैक कलर में लिख लेता हूँ इसको, इक्विटी।
तो C8 को कितने परसेंट इक्विटी दी है, C8 ने कितने परसेंट इक्विटी दी है, तो इसका जवाब है 10%। ठीक है, और C12 ने कितनी परसेंट इक्विटी दी है, 2%। इसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर C8 गिव ए रिटर्न ऑफ 20%। तो रिटर्न वाला भी हमें कॉलम बना लेते हैं, क्योंकि और किसी का लिखना नहीं है, इसलिए मैंने बीच में लिख दिया यहाँ पर। ये रिटर्न कितना देता है, C8 कितना परसेंट रिटर्न देता है, तो इसका जवाब है 20%। और C12 कितना परसेंट रिटर्न देता है, तो इसका जवाब है 35%। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे और भी इस टेबल में जो फिल कर सकते हैं, ये वाला क्लू भी मैंने यूज़ कर लिया, उसको फिल करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, अच्छा इधर देखो, S4 के कितने टिक्स आने चाहिए थे, 6 ऑलरेडी आ चुके हैं। तो फिर ये जो बॉक्स बचा है यहाँ पर कितना आ जाएगा, क्रॉस। S2 के अंदर कितने टिक आने चाहिए थे, S2 के अंदर टिक आने थे 4, और चारों टिक आ चुके हैं, क्योंकि S2 का इन्वेस्टमेंट है 4 करोड़ का, हर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का, ये गिवन है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, क्रॉस। एक बॉक्स हमारा खाली रह गया, तो हमें पता नहीं है कि इस बॉक्स के अंदर क्या आएगा, इसको ऐसे ही खाली छोड़ देते हैं। मैंने पहले ही बोला था कि ज़बरदस्ती किसी को भी फिल करने की कोशिश हमें नहीं करनी, हो सकता है टिक आ जाए, हो सकता है क्रॉस आ जाए। तो ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, इसी टेबल का यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इफ़ एग्जैक्टली 2 बिजनेस प्रपोजल्स रिसीव्ड बाय इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2 करोड़ ईच, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ये कह रहा है कि 2 बिजनेस प्रपोजल्स ऐसे थे जिनको 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिला, यानी कि इनडायरेक्टली कहना चाह रहा है 2 शार्क्स ने इन्वेस्ट किया। तो इधर ध्यान से देखो, पहला बिजनेस प्रपोजल तो यहाँ से देखने से हमें पता लग जाता है कौन सा है, C1। एक तो ये रहा जिसमें 2 शार्क्स ने इन्वेस्ट किया है। क्या C2 हो सकता है, C2 नहीं हो सकता, C4 भी नहीं हो सकता, C5 भी नहीं हो सकता, क्योंकि C5 के अंदर तो 4 शार्क्स ने इन्वेस्ट किया है। C6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 भी नहीं है, 10, 11 और 12 भी नहीं है। तो हमें 2 ऐसे कंटेस्टेंट ढूंढने थे जिनके अंदर 2 शार्क्स ने इन्वेस्ट किया हो। तो एक तो है C1 और एक है C3। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनी, C3। तो जैसा कि मैंने बोला था कि C3 के बॉक्स के अंदर क्या आएगा हमें पता नहीं है। तो अगर इस पॉसिबिलिटी को अगर फुलफ़िल करना है तो हम इसमें क्या मानेंगे, इसमें मानेंगे हम क्रॉस। ठीक है, क्रॉस मानते हुए हमें इस वाले क्वेश्चन का आंसर करना है। तो देखो एक चीज़ और भी बता देता हूँ, ये क्वेश्चन किससे शुरू कर रहा है, इफ से। यानी कि जो ये कंडीशन मैंने मानी है ना कि इस वाले बॉक्स के अंदर क्रॉस आएगा, ये वाली कंडीशन बस मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने तक ही रखनी है, इसके बाद में वापस इसको हटा देना है। ठीक है, तो इसके हिसाब से विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब ध्यान से देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बार बार मैं बोलता हूँ मस्ट भी और कुड भी जरूर देख लिया करो। ठीक है, तो दोनों ही वर्ड का इसने यूज़ नहीं किया, तो ये बोल रहा है इनमें से कौन सा एक सही बात है। तो ये वाला बोल रहा है S1 डिड नॉट इन्वेस्ट इन C3। तो S1 ने C3 के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया, ये वाली बात बिल्कुल सही है। तो यही आंसर आ गया हमारा। इसके बाद के ऑप्शन आप चेक कर सकते हो, आसान से हैं। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बोला था कि इफ़ करके जो भी इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है या किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है वो वहीं तक ही लिमिटेड होती है। अगर जब तक कहा ना जाए हम लोग उसे आगे यूज़ नहीं करेंगे। Question number 2, if C9 receives the investment made by the sharks in return for 25% equity, what is the value of his business? तो C9 को टोटल कितना इन्वेस्टमेंट मिला, तो C9 को टोटल इन्वेस्टमेंट मिला, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं C9 को टोटल कितना इन्वेस्टमेंट मिला। 3 शार्क ने इन्वेस्ट किया, S3, S4, S5। हर एक शार्क ने कितना इन्वेस्ट किया, 3 करोड़। ये मैंने गलत बोल दिया, हर एक शार्क ने इन्वेस्ट किया 1 करोड़, तीनों ने मिलाकर के कितना इन्वेस्ट किया, 3 करोड़। और ऐसा करने पर इसको 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेने के लिए इसे 25% ऑफ द कंपनी देनी पड़ी। तो टोटल कंपनी की वैल्यूएशन कितनी हो जाएगी, वैल्यूएशन होती है 100%। तो 25 को 100 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल कंपनी की वैल्यूएशन कितनी आ जाएगी, 12 करोड़। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा आसान था। तीसरा क्वेश्चन ये पूछता है, अमंग दोज बिजनेसेस इन विच S2 एंड S5 इन्वेस्टेड टुगेदर, इन हाउ मैनी डिड S3 ऑल्सो इन्वेस्टेड। देखो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी आसान सा है, बाकी एक टफ लैंग्वेज बना करके इसने पूछ रखा है। ये इनडायरेक्टली पूछना चाह रहा है
कि ऐसे कितने बिजनेसेस हैं जिसके अंदर तीनों ने इन्वेस्ट किया है, S2, S3 और S5। ठीक है, C1 का बिजनेस तो वो है नहीं, C2 का भी नहीं है, C3 का भी नहीं है, C4 का भी नहीं है, C5 है तो जिसके अंदर तीनों ने कर रखा है, S2, S5 और S3। एक तो ये आ गया। दूसरा क्या है, C6 भी ऐसा नहीं है, C8 है ऐसा, हाँ बिल्कुल है, C9 भी ऐसा नहीं है, C10, 11 भी नहीं है और C12 भी नहीं है, तो C12 के अंदर S3 का इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2। अच्छा, मैं इसकी लैंग्वेज को एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐसे कितने बिजनेस है जिसमें से S2 और S5 ने इन्वेस्ट किया है और साथ में उनके S3 भी था, तो इनडायरेक्टली वही मीनिंग हो गया, ऐसे बिजनेसेस जहाँ पर तीनों का इन्वेस्टमेंट हमें मिल जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। विच ऑफ दीज शार्क्स डू C1, C6, C9 हैव इन कॉमन। तो C1, C6 और C9, C1, C6 और C9 के अंदर कौन कौन से शार्क्स कॉमन है। S1 तो नहीं है, S2 भी नहीं है, S3 भी नहीं है और S4 है, तो जवाब है हाँ। ठीक है, S5 भी नहीं है। तो देखो ये बोल रहा है विच ऑफ दीज शार्क्स डू C1, C6 एंड C9 हैव इन कॉमन। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो S4 है ना वो हमें डिसाइडेड है नहीं, वो इंफ्रा से या ब्यूटी से है, ये हम डिसाइड नहीं कर पाए थे क्योंकि सफिशिएंट डेटा नहीं था। तो इंफ्रा से भी हो सकता है और ब्यूटी से भी हो सकता है। तो देखो जो यहाँ पर इसने ऑप्शन दे रखे हैं 2 और 3, इसको करेक्ट कर लेना, ये है B और ये है C, आइदर B और C। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द शेयर ऑफ द टोटल रिटर्न received by the shark from the agriculture sector from investment made in C8 and C12। तो C8 और C12 के अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर वाला जो शार्क था, यानी कि S2 की बात हो रही है। तो मैं पुराने वाली मार्किंग्स को मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो S2 ने जो भी C8 और C12 के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है, C8 के अंदर 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था इसने और C12 के अंदर भी 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। इसके अंदर से इसका शेयर बताना है लाख रुपीस में। ठीक है, तो इधर देखो ध्यान से, C8 के अंदर इसने कितना इन्वेस्ट किया था, 1 करोड़। 1 करोड़ का हमें 20% निकालना है, यानी कि 100 लाख का 20% निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा, 20 लाख। इसके बाद में C12 में कितना इन्वेस्ट किया था, इसमें 1 करोड़ इन्वेस्ट किया था और इसका रिटर्न कितना है, 35% का है। 1 करोड़ का मतलब है 100 लाख और ये कितना आ जाएगा, 35 लाख। तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से, 55 लाख। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 55 लाख। ठीक है, इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल रिटर्न रिसीव्ड बाय ऑल द शार्क्स हु इन्वेस्टेड इन द बिजनेसेस ऑफ C8 एंड C12। तो किस किस की बात हो रही है, C8 और C12 की बात हो रही है। ठीक है, तो C8 के अंदर टोटल कितना इन्वेस्टमेंट था, तो देखो इन्वेस्टमेंट C8 के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट था, C8 के अंदर इन्वेस्टमेंट था 5 करोड़ और C12 के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट था, 4 करोड़। तो 5 करोड़ का रिटर्न कितना था इसमें, 20%। तो आप 20% निकालो इसका। ठीक है, तो 5 करोड़ का 20% कितना होता है, 20% का एक और मतलब होता है 1/5। ठीक है, तो इसका 20% कितना आ जाएगा, 1 करोड़ या 100 लाख। जिन भी लोगों को दिक्कत हो रही हो, 5 करोड़ को इससे माने 500 लैक्स इंटू 20 डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो यहाँ से भी वो 100 लाख यानी कि 1 करोड़ वाला डेटा निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद में देखो ये जो था दूसरा वाला नंबर 4 करोड़, इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या था, इसका था 35%। 4 करोड़ का मतलब कितना होता है, 400 लाख
इंटू 35 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना हो जाएगा 35 इंटू 4 140 लैक्स, तो ये आ जाएगा 140 लैक्स। अच्छा 1 करोड़ को मैं कितना लिख सकता हूँ 100 लैक्स। ठीक है, तो इन दोनों इन्वेस्टर्स, दोनों ग्रुप के दोनों जो कंटेस्टेंट थे, इनके जो शार्क्स थे, इनका जो रिटर्न होगा वो कितना कितना होगा 100 लैक्स और 140 लैक्स। तो इन दोनों का मुझे रेशो निकालना है, तो रेशो कितना आ जाएगा 5:7, ऑप्शन सी। ठीक है, ये वाला सेट काफ़ी ज़्यादा आसान था। हम मिलते हैं एक नए सेट के साथ में।